हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमीश मिश्रा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालय शिक्षा को सरल, सुलभ, रोचक बनाने का प्रयास आदर्श विद्या मंदिर पटना का यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 विकास। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो याद करने योग्य बातें हैं, उस बातों को हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही हम लोग बहुत सारे प्रश्न को भी यहाँ पर हल करेंगे, जैसे 1 क्वेश्चन मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन है, फिर 3 और 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है रखने योग्य बातें। याद रखने योग्य बातें में सबसे पहले 1 नंबर में है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? तो एक ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि लोग की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, उसी पे उसकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। दूसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। यानी व्यक्ति की जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है, जब उसमें कुछ वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पे उसका आर्थिक विकास होगा। जब तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होगी, उस व्यक्ति का आर्थिक विकास नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य। तो लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य होता है अधिक आय पाना, इसके अतिरिक्त बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा व आदर भाव अन्य लक्ष्य। यानी कोई भी व्यक्ति का सबसे पहला लक्ष्य यही होता है अधिक आय पाना। अधिक आय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। इसके अतिरिक्त ये होता है कि व्यक्ति में ये एक स्वाभाविक गुण होता है कि वो लोगों की बराबरी करना चाहते हैं। यानी अगर अधिक पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास कम पैसा है, तो उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि हमारे पास भी उनके इतना पैसा हो, जिसको आप कह सकते हो बराबरी करना। दूसरा है स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति को आज़ादी चाहिए। इसके बाद है सुरक्षा। स्वतंत्रता के साथ साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है और आदर भी आवश्यक है। यानी जो प्राथमिक लक्ष्य है वह है अधिक आय पाना, बराबरी करना, स्वतंत्रता, सुरक्षा, आदर भाव इत्यादि। ये प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है आर्थिक नियोजन। देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी देश में हम सभी को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, तो उन साधनों का लाभ उठा करके देश के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। 5वां पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को ही हम लोग औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति नाम ही से पता है, यानी एक व्यक्ति का जो आय होगा यानी औसत आय। तो इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय अर्थात औसत आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। यानी राष्ट्र का कुल आय कितना है और कुल जनसंख्या कितनी है, दोनों का जो दर होगा उससे एक व्यक्ति का आय का आकलन किया जाता है कि उस व्यक्ति का मतलब उस देश में प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना होगा। तो क्या फॉर्मूला है? कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो उस राष्ट्र की कुल आय को आप जब उस राष्ट्र के कुल जनसंख्या से भाग करेंगे तो जो आपको परिणाम मिलेगा वही है प्रति व्यक्ति आय, या इसी को हम लोग औसत आय कहते हैं। 6ठा पॉइंट है देश के मध्य तुलना करने के लिए उनके आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। यानी यदि आप दो देशों में तुलना करना चाहते हैं तो दोनों देशों की जो आय है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो दो देश का जो आय है उसकी विशिष्टता से ही उस देश की तुलना की जा सकती है। 7वां पॉइंट है देश के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म दर व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण
आदि मानकों का प्रयोग किया जाता है। यानी देश के मध्य विकास को अगर मापना है तो औसत आय के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए और भी बहुत सारे मानक हैं। यदि कोई देश इन मानकों पे खरा होता है तो समझा जाता है कि वह देश विकास की ओर बढ़ रहा है, यानी वह विकासशील देश है। इसके बाद 8वां पॉइंट है, प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। यानी हर एक देश की जो औसत आय होती है उसकी गणना मुद्रा में की जाती है और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वह है डॉलर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्रा की गणना की जाती है वह है डॉलर में। जैसे आप प्रायः देखते होंगे कि रुपया जो है वो उसका दर गिरा है और या कभी कभी बढ़ते रहता है, तो वो डॉलर से जो है उसकी तुलना की जाती है। इसके बाद है स्टूडेंट मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक है आय व अन्य कारकों की सांकेतिक सूची जिसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यानी यदि हम मानव विकास सूचकांक की बात करें तो आय और अन्य कारकों को सांकेतिक सूची जिसके द्वारा किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण यदि किया जाता है तो मानव विकास सूचकांक कहलाता है। ये कुछ याद करने योग्य बातें थीं। मतलब ये शॉर्ट में हमने कुछ नोट्स तैयार किया है। अब इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हैं विकास चैप्टर से और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पर 1 अंक वाले प्रश्न हैं, इसी के साथ आपको 3 और 5 अंक वाले प्रश्न भी हैं, संभावित प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इसका कुछ उत्तर माला है। तो एक एक करके मैं सारे प्रश्नों को पढ़ने जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे 1 नंबर में है 1 अंक वाले प्रश्न में पहला नंबर है, अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। यानी कहने का मतलब है कि क्या कारण है कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा में केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत कम है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं दूसरे राज्यों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा दूसरे राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यही कारण है कि केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। दूसरा प्रश्न है, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। केवल हम औसत आय के आधार पर विकास की गणना करके विकास नहीं कह सकते हैं। यानी ऐसा इसलिए क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चल पाता है। तीसरा प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है। तो व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का जो औसत वर्ष है उसी को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यानी हर एक व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं एक औसतन अगर आय की बात करें, एक औसतन अगर बात करें, उम्र की बात करें तो उसके तहत जो व्यक्ति जितना दिन जिंदा रहता है वही उसका जीवन प्रत्याशा कहलाता है। यानी संभावित जीवित रहने का जो औसत वर्ष है वो जीवन प्रत्याशा कहलाता है। इसके बाद जो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जीडीपी का क्या अर्थ है। तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद ही जीडीपी कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। 5वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है। तो भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक केरल राज्य का है। 6ठा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक की गणना का जो संगठन है वह है UNDP। 7वां प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक स्तर पे गरीबों को उचित मूल्य पर
राशन वितरण करना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। 8वां प्रश्न है, जन सुविधा का क्या अर्थ है? तो जन सुविधा उसे कहते हैं जिससे लोगों को सुविधा मिले। जन यानी लोग होता है। तो वैसी सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है, यानी मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो सुविधाएं आवश्यक है उसी सुविधाओं को जन सुविधा कहते हैं। 9वां प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? तो अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप जैसे विज्ञान में भी पढ़े होंगे, साइंस में भी पढ़े होंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय है ना, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपने साइंस में पढ़ा है। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो सीमित है, उसका उपयोग जो है हम लोग एक सीमित समय तक ही कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसे पुनः प्राप्त किया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि इसका उचित उपयोग करना चाहिए, यानी जितना आवश्यक हो उतना ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है 3 और 5 अंक वाले संभावित प्रश्न, यानी इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट करें। तो प्रत्येक व्यक्ति का समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण बन सकता है, यानी एक के लिए जो विकास का लक्ष्य है वह दूसरे के लिए विनाश का कारण बन सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के द्वारा समझें तो नदी पर बांध का बनना ये एक के लिए विकास है जबकि दूसरे के लिए ये विनाश है। तो नदी पर बांध का बनना वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है, तो एक के लिए विकास हो गया, जबकि वही नदी पर बांध का बनना किसान के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या क्या होती है? तो एक विकासशील और विकसित देश की कुछ कुछ मुख्य विशेषता है, इसको हम लोग पॉइंट वाइज देंगे। जैसे पहले विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में 1 नंबर में नई तकनीक व विकसित उद्योग, 2 उच्च स्तरीय रहन सहन, 3 उच्च प्रति व्यक्ति आय, 4 साक्षरता दर। यानी कोई भी विकसित देश किस तरह से हो सकता है, वहाँ पे नई तकनीक और विकसित उद्योग होना आवश्यक है, यानी अगर रहता है तो वह देश विकसित देश होगा। उच्च स्तरीय रहन सहन यदि वहाँ का है तो वह देश विकसित देश कहलाएगा। उच्च प्रति व्यक्ति आय है यानी औसत आय है तो वो विकसित देश कहलाएगा। साक्षरता दर अगर उच्च है तो वह देश विकसित देश कहलाएगा। जबकि विकासशील देश की अगर हम बात करें तो 1 नंबर में औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ यदि है, निम्न प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर यदि निम्न है तो वह देश जो है वह विकासशील देश होगा। तो विकसित देश और विकासशील देश में यही अंतर है। विकसित देश मतलब वो विकसित कर चुका है, विकास कर चुका है। विकसित देश मीन्स हो जाएगा जो विकास कर चुका है, जबकि विकासशील देश मीन्स क्या हो जाएगा कि यह विकास की ओर अग्रसर है, अभी विकास नहीं किया है, विकास की ओर अग्रसर है। तो यही अंतर है विकसित देश और विकासशील देश में। अगला प्रश्न हमारा है, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है, ये सभी चीज़ें मुद्रा से नहीं खरीदी जा सकती है। इसीलिए आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन जीने के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता, शांतिपूर्ण माहौल ये आवश्यक है। आप आय से मित्र नहीं खरीद सकते हैं, मित्र नहीं बना सकते हैं। आप आय से शिक्षा नहीं खरीद सकते हैं, परिवार नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आय के अतिरिक्त ये सभी चीज़ ज़रूरी हैं, जैसे परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता, शांतिपूर्ण
माहौल, ये सभी आवश्यक है आय के साथ साथ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? तो आर्थिक विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। यानी यदि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य है तो यही कारण है कि यदि लोग साक्षर रहेंगे तो इससे क्या होगा, ज्ञान की दक्षता होगी, रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा। अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो जाहिर सी बात है कि रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा, नई नई तकनीकों का प्रयोग करके लोग अधिक विकसित हो सकते हैं, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण ये सभी जागरूक होगा, जिससे लोग किसी भी प्रकार का अप्राकृतिक घटना नहीं करेंगे और लोगों में नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। जैसे 1 नंबर में है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए अभी चल रहा है 2020, तो जब 2020 अंत होगा तो 2020 के शुरुआत से लेके अंत तक, यानी इस 1 वर्ष में 1000 जन्म लिए हुए बच्चे जो कि 1 वर्ष से कम आयु के हैं, तो उनकी जो मृत्यु होती है उसी से शिशु मृत्यु दर ज्ञात किया जाता है। अगला है निवल उपस्थिति अनुपात। तो निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ जो अनुपात निकलता है उसी को निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। साक्षरता दर भी इसी प्रकार से निकाली जाती है कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति में कितने व्यक्ति साक्षर हैं, उसी से इसका दर निकाला जाता है, यानी प्रतिशत निकाला जाता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स यह वीडियो ख़त्म होता है। इस चैप्टर में इतना ही है। यदि आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी बेहतर तरीके से निकल जाएगा। इसी के साथ मैं इसका 2nd चैप्टर का भी वीडियो जल्द बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ताज़ा अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।